जायंट फोन रोबोट चांद की चोरी। रात का समय था। तीन चोर चोरी करके भाग रहे थे। वो तीनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। तब अमित और हितेश दोनों मिलकर कुंदन को डांटते रहते हैं। अरे कुंदन, तुम कैसे चोर हो? आज तुम्हारी वजह से हम पुलिस के हाथ आने वाले थे। चोरी करते वक्त डरते रहते हो हमेशा। तुम तो किसी चोरी के लायक ही नहीं हो। चोर के नाम पे धब्बा हो धब्बा। हाँ अमित, तूने बिल्कुल सही कहा कुंदन के बारे में। अगर ये हमारा दोस्त नहीं होता ना, तो कब का इसे छोड़ दिए रहते। वैसे कुंदन, तुझे आता क्या है रे? जरा बताओ तो। पढ़ाई भी अच्छी नहीं की और ना ही इतने दिन हो गए कोई अच्छी से चोरी भी की। इस तरह से वो दोनों उसे डांटकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारा कुंदन नाराज होकर वहां से अपने घर चला जाता है। कुंदन कोई भी चोरी नहीं कर पाता था, पर हाँ, वो उसी गांव की मीरा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक बार कुंदन मीरा से शादी के बारे में पूछ ही लेता है। मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर शादी, मुझे सोचना होगा इस बारे में। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक तो तुम कुछ काम वाम नहीं करते, कुछ कमाते नहीं हो। शादी के बाद मुझे क्या खिलाओगे और क्या पिलाओगे? मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे तुम? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम एक बार बोल कर तो देखो। ठीक है, फिर मुझे आसमान का चांद ला के दो, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। मीरा की ये बातें सुनकर कुंदन सोच में डूब जाता है। वो बार बार इसी ख्याल में रहता है कि किस तरह से चांद को जमीन पर लाया जाए। फिर एक बार वो सोचता है, अरे ये क्या जिंदगी हो गई आखिर मेरी। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, और अब ये मीरा भी चांद वाली शर्त रख दी। मुझे किसी भी तरह मेरे दोस्तों का और मीरा का मुंह बंद करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं अब चांद की ही चोरी कर लेता हूँ और चांद को ही मीरा को गिफ्ट देता हूँ। इस तरह से मेरे दोस्तों के और मीरा का भी मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यूं सोचकर कुंदन चांद को चुराने का ठान लेता है। चांद को चुराने के लिए वो एक जायंट फोन रोबोट बनाने की ठान लेता है। कुछ ही दिनों के अंदर कुंदन एक जायंट फोन रोबोट तैयार करता है। वो अमावस्या की रात रहती है। रात के समय में जायंट फोन रोबोट से वो अमित, हितेश और मीरा के सामने ही उस जायंट रोबोट पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। और अगले दिन ही सवेरे सवेरे कुंदन जायंट फोन रोबोट पर सवार होकर आसमान से चांद को चुराकर जमीन पर लाता है। ये सब अमित और हितेश देखता ही रहता है, जिसे देखकर मीरा बहुत ही खुश हो जाती है और कुंदन से कहती है, क्या सच में तुमने मेरे लिए चांद लाया? वाह, सच में तुम ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही कुंदन बहुत ही खुश हो जाता है। तब हितेश कहता है, अरे वाह यार, हम तो तुम्हें डरपोक और नाकारा समझते थे, लेकिन तूने तो चांद को ही चुरा लिया। चांद को चुराकर तुमने साबित कर दिया कि तुम छुपे रुस्तम चोर हो। चांद को चुराकर धरती पर लाने की वजह से उसके दोस्त हितेश और अमित दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आसमान में फिर से चांद दिखाई देने लगता है। तब कुंदन के दोस्त अमित और हितेश उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्यों रे कुंदन, तुमने तो चांद को चुराकर जमीन पर लाया था, फिर यह दूसरा चांद आसमान में उगा कैसे? अमित और हितेश की बात सुनकर कुंदन कहता है, अरे क्या है कि मैं एक जायंट फोन रोबोट की मदद से आसमान में गया और चांद चुराकर वापस धरती पर आ गया। इससे मैंने साबित कर दिया कि मैं नाकारा चोर नहीं हूँ, और इससे मीरा भी खुश हो गई। मेरा तो काम हो गया था, लेकिन चांद की जरूरत हमसे ज्यादा धरती को है। इससे धरती का संतुलन बना रहता है, इसलिए मैंने इस चांद को वापस आसमान में रख दिया, समझे? अच्छा, अब समझ गया। ऐसा कहते ही कुछ ही दिनों के बाद कुंदन की मीरा के साथ शादी हो जाती है, और अब उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। दरअसल कुंदन ने कोई चांद चुराया ही नहीं था। उसने तो जायंट फोन रोबोट की मदद से आसमान में उड़ान भरी और एक नकली चांद बनाकर उन सब के सामने दूसरे ही दिन वापस आ गया। कुंदन के बेवकूफ दोस्त उसी ने लाए हुए चांद को असली समझ बैठे। अमावस्या की रात को तो कोई भी चांद उगता नहीं। इसी का फायदा कुंदन ने ले लिया और उन दोनों के मुंह बंद कर दिए।
इससे फायदा ये हुआ कि मीरा के साथ उसकी शादी हो गई और इस तरह वो हमेशा के लिए हंसी खुशी से रहने लगे। जायंट होल ट्रैक्टर रोबोट रेस्क्यू। सुंदर अपने दोस्तों के साथ सुंदरगढ़ पिकनिक के लिए जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ को पैसे मांगता है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे पिकनिक ही जाना है तो तू कहीं और जा, पर तू सुंदरगढ़ नहीं जा सकता। पर माँ, आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ? मुझे कोई तो कारण बताओ, और अगर तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है तो तुम कुछ भी कहो, मैं तो वहाँ जाकर ही रहूंगा। इस तरह से सुंदर अपनी जिद पर अड़े रहता है। तब उसकी माँ उनकी बर्बादी के पीछे वो गांव है इस तरह से बताती है और कहती है, बेटा तेरे पापा को झूठे केस में फंसा दिया था वहाँ के जमींदार ने और हमें गांव से बाहर निकाला। हमारा खेत, हमारा घर, हमारा सब कुछ छीन लिया उस जमींदार ने। इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि तुम वहाँ मत जाओ। दरअसल सुंदरगढ़ का जमींदार शंकर पहले सुंदर के पिताजी के यहाँ काम करता था, लेकिन लालच में उसने सुंदर के ही परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसी झटके में सुंदर के पिताजी का भी देहांत हो चुका था। अब तो माँ की बात सुनकर सुंदर सुंदरगढ़ जाने का ठान लेता है और वो कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, अब तो मैं उस जमींदार को देखना ही चाहता हूँ। हमने जो कुछ भी गवा दिया वो सब कुछ वापस हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अब मुझे रोकना मत माँ। सुंदर ऐसा कहकर सुंदरगढ़ जाने की तैयारी करता है। वो वहाँ अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ जाता है। जब सुंदर उस गांव में जाता है तब वो देखता है कि गांव में एक कुएं के पास कुछ लोग चिल्ला रहे थे। सुंदर उस कुएं के पास जाकर देखता है तो एक बच्चा कुएं में गिरा हुआ था। तब सुंदर अपने ट्रैक्टर रोबोट को उस बच्चे को बचाने के लिए कहता है। सुंदर की बात सुनते ही रोबोट कुएं में जाकर उस बच्चे को ऊपर लेकर आता है। तब सारे गाँव वाले सुंदर का धन्यवाद करते हैं। तभी उस गाँव का एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है और वो कहता है, बेटा तुम मोहन के बेटे हो ना? बिल्कुल वही चेहरा। हाँ हाँ, तुम हमारे पुराने मालिक के बेटे हो। मालिक मालिक। ऐसा कहकर वो आदमी सुंदर के पैर पड़ने लगता है। सुंदर बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे ही दिख रहा था। वो अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ धीरे धीरे पूरा गांव घूम लेता है। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब वो अपने आदमियों से कहता है, अच्छा तो वो पिल्ला मुझसे बदला लेने आया है। मैं भी उसका अंत उसके पिताजी के जैसे ही कर दूंगा। सुनो, तुम उस सुंदर के बच्चे को जाकर खत्म कर दो। तभी वहां खड़ा जमींदार का एक आदमी कहता है, पर मालिक अगर उसे कुछ भी इस गांव में होता है तो सारा शक आप पर जाएगा, और उसके पास एक ट्रैक्टर रोबोट भी है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। ऐसे में हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते मालिक। ओह, तो उसने अपने साथ रोबोट लाया है मुझसे मुकाबला करने के लिए। पर उसे पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। कोई बात नहीं, इसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जमींदार के आदमी उसके कहने पर जंगल के रास्ते पर बारूद से एक बड़ा सा गड्ढा करके रखते हैं। जमींदार एक लोहे का पिंजरा लेकर सुंदर के घर के पास जाता है। जमींदार के आदमी सुंदर को घर से बाहर निकालकर उसे मारने लगते हैं। तब ट्रैक्टर रोबोट सुंदर को बचाता है, लेकिन तभी ट्रैक्टर रोबोट को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और सुंदर को जंगल के रास्ते लेके जाते हैं ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। तभी सुंदर जमींदार से कहता है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जमींदार, मैं मेरा सब कुछ हासिल करके रहूंगा। मेरा ट्रैक्टर रोबोट उस लोहे के पिंजरे को तोड़ सकता है और तुम सबको आकर सजा देगा फिर। और पर तब तक तू बचेगा तब ना, तुझे तो इस बड़े गड्ढे में समाधि मिल जाएगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही तू ना ही तेरा वो ट्रैक्टर रोबोट। बड़ा है सब हासिल करने वाला, आप मारे इस गड्ढे में। जमींदार ऐसा कहकर सुंदर को गड्ढे में फेंकने ही वाला होता है कि ट्रैक्टर रोबोट पिंजरा तोड़कर वहां आ जाता है। रोबोट सुंदर को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है और जमींदार के ही आदमियों को मार मार कर गड्ढे में फेंक देता है। वो रोबोट जमींदार को भी मार मार कर उसी गड्ढे में फेंक देता है। जमींदार और उसके आदमी बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। तब सुंदर कहता है, क्यों जमींदार जी, कैसा लग रहा है? अगर तुमने मुझे मेरा सब कुछ लौटा दिया तो ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा,
और हाँ, तुम्हें पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। जमींदार भी सुंदर की बात मान लेता है। तभी सुंदर पुलिस को फोन करके बुलाता है और जब पुलिस वहां आते हैं तब ट्रैक्टर रोबोट जमींदार और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले कर देता है। जमींदार सुंदर को उसकी जायदाद भी वापस करता है और वो जेल की हवा खाने चला जाता है। इस तरह से सुंदर अपनी माँ को उसी गांव में बुलाकर उसी गांव में रहने लगता है।